एक है भरत झुनझुनवाला। 8 अगस्त को, इसी 8 अगस्त को नवभारत टाइम्स में उनका एक लेख छपा था जिसमें उन्होंने दावा किया था कि भारत में सरकारी कर्मचारियों का वेतन बहुत अधिक है और यह अनुपात जो है, वेतन अनुपात प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों के मुकाबले भारतीय सरकारी सेवाओं में काम करने वाले लोगों का वेतन बहुत अधिक है और इसको कम किया जाना चाहिए। और उन्होंने दुनिया भर से पता न कहाँ से आंकड़े उठाए, जिसके अनुसार यूएन से आंकड़े उठाए, जिसके अनुसार भारत में अगर कोई 100 रुपया प्राइवेट सेक्टर में पाता है तो सरकारी सेक्टर में 700 रुपये दिया जाता है, जबकि यह अनुपात चीन में प्राइवेट सेक्टर और सरकारी सेक्टर में काम करने वाले लोगों के बीच में 100 और 110 का है। इसी तरह से और कई देशों में लगभग यह बराबर है। इस तरह से उन्होंने यह साबित करने की कोशिश की है कि भारत में सरकारी नौकरी करने वालों का वेतन बहुत ज़्यादा है जिसको कम करना चाहिए। और भी उन्होंने दाएं बाएं से पता न कैसे आंकड़े उठाए हैं और उससे साबित करने का प्रयास किया है कि अगर भारत के सरकारी कर्मचारियों का वेतन आधा कर दिया जाए तो समाज में जो आर्थिक मंदी है यह दूर हो जाएगी और फिर समाज का, देश का आर्थिक पहिया चल पड़ेगा। सुनकर हंसी लगती है जब आज कोरोना काल में भारतीय समाज में बहुत सारे लोगों का, सामान्य, जिनको हम मध्यम वर्ग या फिर निम्न वर्ग के लोग कहते हैं, उनकी आजीविका चली गई है कोरोना के प्रावधानों के चलते और वो बाज़ार से कुछ भी खरीद पाने में असमर्थ हैं। बचते हैं सरकारी कर्मचारी जो आज इनको वेतन जितना दिया जाता है, यह वेतन इस बढ़ी हुई महंगाई में वर्तमान समय में सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाला वेतन उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति में ही समाप्त हो जाता है। इससे अतिरिक्त वो कुछ सोच ही नहीं पाते हैं। कपड़ा, रोटी, मकान, बच्चों की शिक्षा, चिकित्सा, मतलब इन सब सेवाओं में ही वेतन समाप्त हो जाता है और फिर उपभोक्ता वस्तुओं की खरीदारी और फिर अन्य जगहों पर निवेश के लिए बचता ही नहीं है। तो उसको कैसे किया जाए? दरअसल वेतन इतना अधिक होने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? हम देखते हैं कोई भी सेवा हो, सेवाएं अगर महंगी होती हैं, उपभोक्ता वस्तुएं महंगी होती हैं, यातायात के साधन महंगे होते हैं, हर चीज़ महंगी होती है। आपका हर एक आदमी के दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाला पेट्रोल अगर महंगा होता है तो फिर लोगों को वेतन भी उस हिसाब से अधिक होने की आवश्यकता होती है। जिस हिसाब से बाज़ार में महंगाई बढ़ी है उस हिसाब से सरकारी कर्मचारियों का वेतन भी नहीं बढ़ा है। और मैंने भी एक जगह पे एक आंकड़ा देखा तो उसके अनुसार जो सरकारी कर्मचारी भारत के हैं वो संसार के सभी देशों के सरकारी कर्मचारियों के मुकाबले बहुत ज़्यादा काम करते हैं, सबसे अधिक काम करते हैं और उसके मुकाबले उनको संसार में सबसे कम भुगतान मिलता है। केवल बांग्लादेश ही है जिससे इस मामले में भारत की स्थिति अच्छी है। मतलब सरकारी कर्मचारी जो बांग्लादेश से हैं उनसे अच्छा भुगतान भारत के सरकारी कर्मचारी पाते हैं। बाकी संसार के सारे देश, पाकिस्तान जैसा निठल्ला नालायक देश भी इस मामले में हमसे आगे है। तो अब चीन और अन्य देशों में जो अनुपात इन झुनझुनवाला ने बताया है यह इसलिए है क्योंकि वहाँ पे सरकारी कर्मचारियों की जो तनख्वाह है, वेतन है, वह इतना अधिक है कि वो अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के अलावा उसको भविष्य की बचत योजनाओं में भी लगा सकते हैं, अपने अन्य बाज़ार से उपभोक्ता वस्तुओं की खरीदारी भी कर सकते हैं। मतलब उनको एक तरह से आर्थिक सुरक्षा मिलती है इस वेतन के द्वारा। उनको अपने जीवन की और उल जलूल की अन्य दूसरी आवश्यकताओं के लिए और कोई सोच विचार नहीं करना पड़ता है, जिससे वो और अधिक मेहनत से काम करते हैं, इधर उधर की समस्याओं से ग्रसित हुए बिना, और अच्छा रिस्पांस देते हैं। और हम देख रहे हैं आज चीन कहाँ पे है। तो चीन में प्राइवेट सेक्टर और सरकारी सेक्टर में जो अनुपात कम है वह अनुपात इसलिए कम है क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में भी वहाँ पे वेतन बहुत अच्छे ढंग से दिया जाता है, उनको पर्याप्त वेतन दिया जाता है। और सरकारी सेक्टर में तो अच्छा दिया ही जाता है, प्राइवेट सेक्टर में भी उनको इतना अच्छा वेतन दिया जाता है जो सरकारी सेक्टर के करीब पहुँच जाता है। इस तरह से वहाँ पे अनुपात अच्छा है। और जिन तमाम अन्य देशों का उदाहरण उन झुनझुनवाला ने उठाया है वहाँ पे भी यही हालत है कि वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में भी लोगों की प्रति व्यक्ति आय अच्छी है। वहाँ पे लोगों को उनके श्रम का अच्छा भुगतान किया जाता है, जो कि सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों को किए जाने वाले भुगतान के लगभग बराबर पहुँच जाता है या फिर बहुत ही कम अंतर उसमें होता है। अब हम भारतीय परिदृश्य को देखते हैं। भारत में
प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले मध्यम और निम्न वर्ग के बहुत से लोगों की आय का साधन जा चुका है। वो बाज़ार से कुछ भी खरीदारी करने में असमर्थ हैं, इसलिए बाज़ार में मंदी है। मंदी का बाज़ार में एक कारण प्रमुख यह भी है। बचते हैं मध्यम वर्ग में आने वाले सरकारी कर्मचारी। सरकारी कर्मचारियों के पास आय का एक निश्चित स्रोत है, वह भी इतना अधिक नहीं है कि वो जीवन की विलासिता पे खर्च कर सकें, लेकिन अपनी मूलभूत आवश्यकताएं तो निर्विघ्न पूर्वक चला ही रहे हैं। महंगाई इतनी ज़्यादा है कि इस समय के वेतन स्ट्रक्चर में मूलभूत आवश्यकताएं ही चल जा रही हैं, यही बड़ी बात है। अब अगर इन झुनझुनवाला की महाशय की बात मानते हुए इनका वेतन आधा कर दिया जाए, जैसे ये कहते हैं, तो फिर गए काम से। दिन प्रतिदिन की आवश्यकताओं की पूर्ति होना भी लगभग असंभव हो जाएगा। और फिर इस तरह से बाज़ार से जो खरीदारी हो रही है ये भी और ज़्यादा कम हो जाएगी। इससे और अधिक मंदी आएगी और भारत की आर्थिक गतिविधियां और कम हो जाएंगी। भारत और अधिक गहरी मंदी में चला जाएगा, जहां से इसे उबारना बहुत कठिन हो जाएगा। दरअसल जो ये झुनझुनवाला साहब हैं, ये IMF और विश्व बैंक के एजेंट होते हैं। ये तथाकथित बुद्धिजीवी और अर्थशास्त्री IMF या विश्व बैंक के एजेंट होते हैं, उनके एजेंटों की तरह काम करते हैं। और मुझे तो लगता है यह अद्भुत सी रिपोर्ट इनको लिखने के लिए वहाँ से पे भी किया गया होगा। ऐसी रिपोर्ट लिखें ताकि सरकारों पर दबाव बना के ऐसा कदम उठाया जा सके और फिर इसके फलस्वरूप भारत वैसे ही आर्थिक त्रासदी से गुजर रहा है और गहन आर्थिक समस्याओं में उसे ढकेला जा सके। यह मुझे तो विश्व बैंक और IMF का अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र लगता है। इन मूर्खों के ने खूब सोच विचार कर दुनिया भर के उपद्रव किए थे और उन्होंने सोचा था कि इस वायरस महामारी के चलते भारत आर्थिक तबाही में आ जाएगा और इसकी अर्थव्यवस्था धराशायी हो जाएगी और उसको ये अपने शर्तों पर उबारने के नाम पर कंट्रोल करेंगे, नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन भगवान की दया से भारत की अर्थव्यवस्था का स्ट्रक्चर ऐसा है कि इनके अनुसार वैसा हुआ नहीं और वह अभी भी अपने दमखम पर खड़ी है। तो अब इनको नज़र आते हैं अपने कुछ एजेंट, इन झुनझुनवाला जैसे लोग, जिनको पे करके ये अपने हिसाब से नीतियां बनाने के लिए सरकार को विवश करें। ऐसे लेख लिखकर, ऐसे प्रोग्राम देकर विभिन्न माध्यमों पर लोगों में ऐसा जनमानस तैयार करें जो सरकार को ऐसा करने के लिए दबाव डाले। लेकिन ऐसा करके ये अपने ही पैरों पर कुठाराघात करेंगे। दरअसल भारत में होना ये चाहिए कि भारत में जो प्राइवेट सेक्टर की आय है उसको बढ़ा करके सरकारी कर्मचारियों की आय के अनुपात में बराबर लाया जाए। उनकी आय इतनी कम है कि कहना कठिन है और भारतीय सरकारी कर्मचारियों की आय भी बहुत संतोषजनक स्तर पे नहीं है। तो इनकी आय को कम करने के बजाय प्राइवेट सेक्टर वालों की आय को बढ़ाया जाए। और जो ये महंगाई है बाज़ार में, भारतीय बाज़ार में जो महंगाई है, इसका प्रमुख कारण है हमारी अंधाधुंध टैक्सिंग व्यवस्था। तमाम चीज़ों पे इतने अधिक टैक्स लगते हैं, 200% से भी ज़्यादा टैक्स हमारे पेट्रोलियम पदार्थों पर लगता है, जिसके चलते हमें इतना अधिक तेल का मूल्य पे करना पड़ता है। और फिर इसी तरह से अन्य दूसरी दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को खरीदने के लिए, उनका उपयोग करने के लिए दुनिया भर के टैक्स चुकाने पड़ते हैं, जिसके चलते और शिक्षा व्यवस्था ही हम देख रहे हैं इतनी महंगी हो चुकी है, चिकित्सा व्यवस्था भी इतनी महंगी है, हर चीज़ें इतनी महंगी हो चुकी हैं कि यह वेतन, इस आधुनिक समय में जो वेतन प्रदान किया जा रहा है, इससे कैसे गुजारा होता है किसी सरकारी कर्मचारी से ही पूछिए। ऐसे में इन भरत झुनझुनवाला की यह रिपोर्ट या इनका यह आलेख बहुत ही मजाकिया लगता है, एकदम से स्तरहीन बात है। भगवान ही जाने किस तरह के पढ़े लिखे हैं ये। मैं ऐसे लोगों को पढ़े लिखे मूर्ख कहता हूँ, जो अजीबोगरीब अव्यवहारिक चीज़ें या अव्यवहारिक अध्ययन लेकर आते हैं और ऐसी ऐसी योजनाएं ले आते हैं जिनको अपनाने से देश का बेड़ा ही गर्क हो। तो हमारे देश में इन झुनझुनवाला जैसा कहते हैं सरकारी कर्मचारियों का वेतन कम करके प्राइवेट कर्मचारियों के या प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले या मध्यम वर्ग या दैनिक मजदूरों के बराबर लाने के बजाय इन दैनिक मजदूरों और प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों का वेतन बढ़ा के सरकारी कर्मचारियों के बराबर लाने की आवश्यकता है, ताकि भारत में भी लोगों की प्रति व्यक्ति आय अच्छी हो सके और यहाँ के लोग भी अच्छा जीवन व्यतीत कर सकें और इनका आर्थिक स्तर सुधर सके। ना कि जिनका सुधरा हुआ है उनका भी बर्बाद किया जाए, या जो थोड़ी ठीक ठाक हालत में है उनको भी बर्बाद करने के बजाय, इन भरत झुनझुनवाला के अनुसार सबको बर्बाद कर देने के बजाय जो लोग आज वंचित हैं, परेशान हैं, उनका भी बढ़ाने का प्रयास किया जाए। और इसके लिए हमारे देश में कुछ आधारभूत आर्थिक सुधार करने की आवश्यकता है।
अब हालत ऐसी है कि सबको रोज़गार सरकारी स्तर पर नहीं दिया जा सकता है, और इसका विकल्प एक ये है कि लोगों द्वारा स्वरोजगार या दुनिया भर के अन्य रोज़गार लोग करें, इसके लिए उनको प्रोत्साहित किया जाए। इसके लिए ये होना चाहिए कि समाज में लोग रोज़गार करें, कोई खेती किसानी ही कर रहे हैं या फिर और कोई रोज़गार करें तो उनके लिए बहुत अच्छा आर्थिक स्ट्रक्चर होना चाहिए, उनको बहुत सारी सहूलियतें मिलनी चाहिए जैसे विदेशियों को मिलती हैं। जैसे चीन, अगर चीन में कोई मान लीजिए कोई गांव है, वहाँ पे मूलभूत सुविधाएं, बिजली, सड़क कुछ नहीं पहुँची है, वहाँ पे कोई व्यक्ति किसी चीज़ का आविष्कार करता है और वह सरकार को बताता है कि मैं इस चीज़ के निर्माण के लिए उद्योग धंधा लगाऊंगा, कारखाना लगाऊंगा, तो सरकार 1 हफ्ते के अंदर वहाँ पे खटाक से सड़क, विश्व स्तरीय सड़क निर्मित करके उसको दे देगी, कच्चे माल की सुविधा उपलब्ध कराएगी, उसको बिजली का कनेक्शन दे देगी और बहुत ही निम्न मूल्य उसको बिजली का चुकाना पड़ेगा अपने कारखाने को चलाने के लिए। और अगर वह कह दे जो सामान वह बनाएगा उसको विदेशों में एक्सपोर्ट करेगा, उसको विदेशों में बेचेगा, तो फिर उसका 1 आध साल तक का सारा टैक्स, बिजली का बिल, सारी चीज़ें उसको माफ़ कर दी जाएंगी और उसको दुनिया भर की सब्सिडी भी दी जाएगी और इस तरह से उसकी लागत बहुत कम हो जाएगी और उसको विश्व स्तरीय सामान वह बनाएगा और फिर विदेशों में उसको बेचेगा और उन जिन देशों में वह अपने सामान को बेचेगा उसकी लागत इन सब प्रयासों से इतनी कम हो जाती है कि उन देशों के स्थानीय व्यापारी या स्थानीय उद्योग धंधे जो उन चीज़ों का निर्माण करते हैं वह भी गुणवत्ता और मूल्य के मुकाबले में उनके सामने ठहर नहीं पाते हैं। इस तरह से चीन आज पूरी दुनिया में अपने व्यापारिक इस तरह से पूरी दुनिया में चीन व्यापारिक कब्जा करता चला जा रहा है। दुनिया भर के सभी बाज़ारों पर चीन कब्जा करता चला जा रहा है। और यहाँ अब हम देखते हैं भारतीय बाज़ार को। भारत में अगर कोई किसी उद्योग धंधे को लगाना चाहता है तो वहाँ पे इस तरह की किसी सुविधा के बारे में मैं नहीं जानता, मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई सुविधा दी जा रही है। आज वैसे भारत में भी वर्तमान सरकार के प्रयासों से ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के बहुत ज़्यादा प्रयास किए जा रहे हैं और इसके अंतर्गत बहुत ज़्यादा सुविधाएं दी जा रही हैं, लेकिन फिर भी इसको बहुत अधिक सुधारने की आवश्यकता है। अब जैसे खेती कृषि भी कर रहे हैं जो लोग, खेती कृषि से भारत को बहुत अधिक कच्चा माल उद्योगों के लिए प्राप्त होता है, लेकिन जो भारतीय आर्थिक स्ट्रक्चर है या जो मुद्रा का प्रवाह है उसमें मुद्रा का प्रवाह कृषि की तरफ बहुत कम होता है। दरअसल दुष्ट अंग्रेज जब यहाँ पे शासन करने आए तो उनको नौकरी पेशा लोगों की आवश्यकता थी, लेकिन उस समय भारत के लोग व्यावसायिक थे, वो व्यवसाय करने में रुचि लेते थे, उनका अपना व्यवसाय था, वो नौकरी की तरफ बिल्कुल ही आकर्षित नहीं थे। इसलिए उन्होंने ऐसी ऐसी नीतियाँ बनाई, ऐसी आर्थिक नीतियाँ बनाई कि भारतीय उद्योग धंधे नष्ट हो जाएं और उनकी तरफ जो भी उद्योग धंधे हैं जो भारत को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाते हैं वहाँ से आर्थिक मुद्रा का प्रवाह बिल्कुल ही ना हो। जैसे कृषि क्षेत्र से नाम मात्र को मुद्रा का प्रवाह होता है, अगर कोई कृषि क्षेत्र को ही अपनी आजीविका का साधन बनाना चाहता है तो फिर अच्छी खासी भौगोलिक क्षेत्रफल, कृषि योग्य भूमि का उसके पास होने के बावजूद भी वह कमाई नाम मात्र को ही कर पाता है। ऐसी नीतियां हैं कि वह अपनी लागत लगा के जो कृषि के उत्पाद पैदा करता है फिर जब उनको बेचता है तो उसमें से मुनाफा नाम मात्र को ही निकलता है, वो भी उनको समय से नहीं मिल पाता है। तो इस तरह से इन धूर्त अंग्रेज़ों द्वारा बनाई गई ये व्यवस्थाएं भारत के आत्मनिर्भर आर्थिक संरचना को पूरी तरह से नष्ट कर देने के लिए पर्याप्त हैं, जो आज भी उसी तरह से चली आ रही हैं, उनको बदलने का कोई प्रयास नहीं किया गया। इसी तरह से अन्य दूसरे सभी भारतीय व्यवसायों के साथ अंग्रेज़ों द्वारा किया गया है, जो आज भी भारत सरकार द्वारा उसी रूप में अंगीकृत कर लिया गया है। पिछले 70 सालों से आज़ादी के सरकारों द्वारा इसी रूप में अंगीकृत कर लिया गया है, जिसका खामियाजा देश भुगत रहा है। हमारा देश आज उत्पादन करने वालों का देश की बजाय उपभोक्ताओं का देश बन के रह गया है और यह ग्राहकों का देश बन गया है। यहाँ से चीज़ें बहुत कम बन के बाहर जाती हैं, जबकि पहले अंग्रेज़ों के आने से पहले और मुग़लों के और इस्लामिक आक्रांताओं के आने से पहले तो यह और भी अच्छी स्थिति थी। भारत में सारे संसार में भारत से वस्तुएं बनकर जाती थीं और भारत विश्व स्तरीय वस्तुएं बनाता था। सबसे अच्छी वस्तुएं संसार में भारत ही बनाता था। भारत विश्व स्तरीय वस्तुएं बनाता था और संसार में सबसे अच्छी वस्तुएं भारत में निर्मित होती थीं और सारे संसार के लोग यहाँ से बनी हुई वस्तुएं, यहाँ की बनी हुई वस्तुएं बहुत ही प्रतिष्ठा के साथ खरीदते थे और अपने आप को बहुत गौरवशाली और ऊंची प्रतिष्ठा वाला समझते थे यहाँ की बनी हुई वस्तुओं को खरीद कर उनका उपयोग करके।
लेकिन इन दुष्ट अंग्रेज़ों ने इस स्थिति को बदल दिया, यहाँ के सारे उद्योग धंधों को नष्ट कर दिया और उनको अपने यहाँ नौकरी करने पर विवश कर दिया। इस तरह से भारत में नौकरी पेशा वर्ग का जन्म हुआ। अब अगर भारत में प्राइवेट सेक्टर के लोगों का या स्वरोजगार करने वाले लोगों की आर्थिक स्थिति को बेहतर करना चाहते हैं तो फिर उसके लिए यह करना होगा कि वो जो भी रोज़गार करते हैं उनके लिए कच्चा माल उनको बाज़ार में बहुत आसानी से बहुत कम दरों पर उपलब्ध हो, और फिर जब वो उन कच्चे माल से अपने उत्पाद को तैयार करें तो फिर उसकी लागत बहुत कम होनी चाहिए और उनको प्रशिक्षण इत्यादि के द्वारा कुशल बनाया जाए, ताकि वो जो भी काम करें, जो भी उत्पाद का निर्माण करें वह विश्व स्तरीय हो और कम से कम लागत में तैयार हो, ताकि वो विश्व स्पर्धा में टिक सकें, विश्व स्पर्धा का मुकाबला कर सकें। और भारत चूँकि हमेशा से ही बहुत ही उच्च स्तरीय वस्तुओं के निर्माण करने वाले लोगों का देश रहा है, तो अगर इस स्थिति को सुधारने का आज भी प्रयास किया जाए तो आने वाले 10 सालों में भारत इस क्षेत्र में चीन को भी पछाड़कर बहुत आगे हो जाएगा। मैं लगभग जब से विश्व की समसामयिक घटनाओं के बारे में जागरूक हुआ तो 1999 के आसपास से मैं चीन के बारे में देख रहा हूँ। चीन की विश्व में सैन्य क्षमता, सामरिक स्थिति और वस्तुओं के निर्माण की क्षमता में जो अप्रत्याशित वृद्धि हुई है, यह लगभग 1999 के आसपास उनके द्वारा किए गए प्रयासों का नतीजा है। इसके लिए उन्होंने सिस्टमेटिक ढंग से प्रयास किए। सबसे पहले उन्होंने अपनी अप्रत्याशित गति से बढ़ती हुई जनसंख्या को कम किया और उन्होंने कानून बनाकर लोगों को सिर्फ एक संतान पैदा करने के लिए बाध्य किया। फिर उन्होंने योजनाएं बनाकर अपने यहाँ जो भी लोग मौजूद थे उनको मानव संसाधन में बदल दिया, उनको चीज़ों के निर्माण और इन सब चीज़ों का इस तरह से प्रशिक्षण दिया कि वो बहुत ही कुशल हो गए। अब इसके बाद मान लीजिए चीन में किसी चीज़ का निर्माण करने के लिए 5 लोगों की आवश्यकता है, तो उन 5 लोगों द्वारा 5 दिन में 10 यूनिट उस चीज़ का निर्मित किया जाएगा। तो चीन वाले ये करते हैं कि उस चीज़ के निर्माण के लिए 5 के बजाय 50 लोगों को लगा देते हैं, उच्च कुशलता वाले 50 लोगों को उसी काम के लिए लगा देते हैं। इससे ये होता है कि वही 50 लोग मिलकर 5 दिन में 10 यूनिट के बजाय 100 यूनिट का निर्माण करते हैं, और इस तरह से 5 लोगों की आवश्यकता थी, 50 लोग मिलकर उसका निर्माण करते हैं, तो उसकी गुणवत्ता में बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है। और फिर 10 सामान 5 दिन में जहां बना सकने की क्षमता थी, वहां पर 50 लोगों को लगा करके 5 दिन में ही 100 वस्तुओं का 100 यूनिट का निर्माण करते हैं, तो इससे उनकी लागत भी बहुत कम आ जाती है। इसके बाद फिर उनके द्वारा दिए गए दुनिया भर के सब्सिडी, टैक्स में कमी, कच्चे माल की प्रचुर उपलब्धता और इस तरह के तमाम आर्थिक संरचनाओं के चलते उनकी लागत बहुत कम होती है और वस्तुओं की गुणवत्ता विश्व स्तरीय होती है। फिर वो जिस भी बाज़ार में जाते हैं वहाँ पे कब्जा कर लेते हैं, वहाँ के स्थानीय धंधों को नष्ट कर डालते हैं। जैसे भारत में भी हम आज देखते हैं, झाड़ू या फिर दरवाजे में ठोंकने वाली कील भी खरीदने जाओ तो चीन की ही मिलेगी, बहुतायत से मिलेगी। भारतीय कील या फिर भारतीय झाड़ू अगर मांगो तो बहुत मुश्किल से मिलती है। झालर की डिमांड करो, दीपावली में जो झालर हम जलाते हैं, चीनी झालरों की भरमार है। बहुत मांगो, बहुत खोजो तो भारतीय झालरें मिलती हैं, जो एक तो उतनी गुणवत्ता की नहीं होती हैं, दूसरे उसके मुकाबले बहुत ज़्यादा महंगी भी होती हैं और आसानी से उपलब्ध भी नहीं है। इसी तरह से मोबाइल मार्केट की ही बात हो, आज मोबाइल मार्केट में ही चीन का ऐसा दबदबा है, चाहे वो एप्लीकेशन निर्माण की बात हो, चाहे मोबाइल निर्माण की बात हो। आज स्थिति यह हो चुकी है कि चीनी मोबाइल निर्माता कंपनी हुआवे एप्पल को टक्कर दे रही है और उनकी ओप्पो आज सैमसंग के बाद दूसरी सबसे ज़्यादा बिकने वाली मोबाइल, संसार में सबसे ज़्यादा मोबाइल बेचने वाली बड़ी कंपनी बन चुकी है। तो इन्होंने अपनी मेहनत और अपने वस्तुओं के निर्माण की क्षमता को बढ़ाकर, वस्तु निर्माण की गुणवत्ता को बढ़ाकर यह स्थान हासिल किया है। तो हमें अच्छी चीज़ें अपने दुश्मन से भी सीखनी चाहिए। चीन हमारा दुश्मन ही है, बहुत अड़ंगे भारत के साथ उसके रहते हैं, लेकिन हम चीन से यह बात सीख सकते हैं कि कैसे अपने देश को ग्राहक देश से वस्तुओं का निर्माण करने वाला देश बनाएं। और जो व्यापारी घाटा विदेशों के साथ भारत का है, व्यापारी घाटा मतलब हम बहुत कम, मान लीजिए 100 रुपये की चीज़ें बनाकर बाहर भेजते हैं तो लगभग 1000 या 10,000 रुपये की चीज़ें हम बाहर से अपने देश में ख़रीदते हैं। इसको कहते हैं व्यापारिक घाटा। इसमें हमारी बहुत सारी मुद्रा, बहुत सारा धन, सब कुछ विदेशों में चला जाता है और इसमें भारत को अपार क्षति होती है। तो अगर हम भी चीन की व्यापारिक स्ट्रेटजी को अपनाएं, उनकी व्यापारिक रणनीतियों को अपनाएं और धीरे धीरे उनका पालन करें और उनमें भारतीय बाज़ार और आवश्यकताओं के अनुसार आज के संदर्भ में यथोचित सुधार कर लें
और उस तरह से हम भी कदम बढ़ाएं अपने मूलभूत स्ट्रक्चर को, अपने मूलभूत आर्थिक संरचना को मजबूत करने के लिए। तो भारत आने वाले 10 सालों में चीन को भी छोड़कर विश्व की आर्थिक महाशक्ति बन सकता है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। भारत उस लिहाज से बहुत ही अधिक प्राकृतिक संसाधन संपन्न देश है। यहाँ के लोग बहुत ही प्रतिभाशाली, कुशल और मेहनती हैं। इनको अगर सही दिशा दी जाए और अच्छा माहौल दिया जाए तो यहाँ के लोग भी नौकरी की तरफ भागने के बजाय स्वरोजगार में उन्मुख हो सकते हैं और इस तरह से चीज़ों का निर्माण कर सकते हैं कि विदेशी दांतों तले उंगलियां दबाएं और वो हमसे बहुत पीछे छूट जाएंगे आज भी। दरअसल सरकारी कर्मचारियों का वेतन आधा करने की बजाय आवश्यकता इस बात की है कि हमारी आर्थिक संरचना में इस तरह का परिवर्तन किया जाए ताकि लोग सरकारी नौकरियों की तरफ अंधों की तरह दौड़ना छोड़ करके स्वरोजगार करना ज़्यादा उपयुक्त समझें और ज़्यादा सहूलियत भरा समझें। अगर इसको ज़्यादा सहूलियत भरा बना दिया जाए और आर्थिक दुरूहताओं को कम कर दिया जाए और उनको सुविधाएं दी जाएं, अपने सामान को बनाकर फिर बाहरी बाज़ार में या फिर बाज़ार तक पहुंचाने की सहूलियतें उनको दे दी जाएं, तो फिर यह स्थिति सुधर सकती है और भारत भी नौकरी पेशा लोगों के बजाय वस्तुओं का निर्माण और उत्पादन करने वाले लोगों का देश बन जाएगा और भारत भी एक आर्थिक महाशक्ति बन जाएगा। इस तरह से भारतीय प्राइवेट सेक्टर या स्वरोजगार करने वाले लोगों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी और इस तरह से वो नौकरी पेशा लोगों के प्रति इतने अधिक ईर्ष्यालु नहीं होंगे। एक सर्वे के अनुसार मैंने भी पढ़ा था कि भारतीय नौकरी पेशा मजदूरों से भी ज़्यादा मेहनत करते हैं और मैंने जैसा कि पहले बताया इस वीडियो में कि भारतीय नौकरी पेशा लोग संसार के सभी देशों के मुकाबले सरकारी नौकरी पेशा लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा घंटे काम करते हैं। कोई इस मुकाबले उनको छुट्टी और अपनी आय को एंजॉय करने के लिए उनको मिलने वाला समय बहुत कम है। अन्य देशों के मुकाबले केवल बांग्लादेश से ही हमारी स्थिति इस मुकाबले अच्छी है, इसे बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। तो अगर भारत की आर्थिक स्थिति को इस तरह से सुधारा जाए ताकि लोग स्वरोजगार करने वाले लोगों के भी मुनाफे में वृद्धि हो और प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों के भी मुनाफे में वृद्धि हो, तो फिर धीरे धीरे भारत में धन बढ़ेगा और लोगों की खरीदने की क्षमता बढ़ेगी। अनावश्यक टैक्स ख़त्म किए जाएं, जो टैक्सिंग व्यवस्था इतनी भयानक है इसको ख़त्म की जाए तो भी भारतीय लोगों की खरीदने की क्षमता बढ़ेगी और लोग प्राइवेट सेक्टर में और स्वरोजगार करने वाले लोगों की भी स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी और फिर लोग सरकारी नौकरियों की तरफ इस तरह से दुराग्रहशील नहीं होंगे।